जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं पाचन तंत्र का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम देख लिए हैं पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है और क्या हेल्प करवाती है पाचन करने में, उसको हम समझ चुके हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल, इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग देखिए, हेडिंग क्या है। हेडिंग है पहला एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि दूसरा हम देख लिए हैं जिसका नाम था डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से जाना जाता था, उसको हम देख लिए हैं। अब शुरू करने वाले हैं पहला एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में कहा जाता है आहार नाल। क्या होता है आहार नाल, उसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए आहार नाल। आहार नाल ए लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब, ए लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब। देखिए जो आहार नाल होता है एक ट्यूब की जैसे, मतलब ट्यूब का मतलब समझिए एक नली का जैसा संरचना होता है, कंटिन्यूअस है, मतलब शुरू से ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक पूरी जितनी पाचन की प्रक्रिया होती है इसी नली में होती है, इसी नली में होती है। शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है माउथ, मुख से शुरू होता है, मुख से शुरू होगा और एनस जो इसका एकदम अंतिम पार्ट होता है एनस, वहाँ पर ख़त्म होगा। देखिए ये हो गया माउथ जहाँ पर शुरू होगा, और ये हो गया जो ओपन द्वार है उसको बोलते हैं एनस। यहाँ तक पूरी प्रक्रिया एक कंटिन्यूअस लॉन्ग ट्यूब है। देखिए यहाँ से लेकर पूरी प्रक्रिया पाचन की इसी ट्यूब के अंदर होती है, उसी को बोला जाता है पाचन तंत्र। देखिए उसके बाद सीक्वेंस देख लिया जाए कि कहाँ से शुरू होगा, एक एक को हम बहुत आसानी से आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले शुरू होगा माउथ से, सबसे पहले मुख से शुरू होगा, उसको समझेंगे। माउथ पहला है माउथ, जिसको हिंदी में मुख बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा फेरिंग्स, जिसको हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं। ये हो गया फेरिंग्स, यहाँ पर होता है। ये हो गया माउथ, ये हो गया फेरिंग्स। उसके बाद देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा होगा इसोफेगस, इसका नाम है आहार नाल। ये जो होता है सीधा आया होता है, इसी को बोला जाता है आहार नाल। इसी का एक और नाम कहा जाता है, फूड पाइप के नाम से जाना जाता है ओसोफेगस का। अब चौथा देखते हैं स्टमक, जिसको कहते हैं पेट। ये हो गया पेट, स्टमक, इसको भी समझेंगे, इसके कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या उसमें प्रक्रिया होता है, उसको भी समझेंगे। और पांचवा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत। ये हो गया जो बीच में दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हो गया छोटी आंत, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके सबसे नीचे आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। देखिए ये जो साइज में बड़ा दिया इधर बनाया हुआ है, इसी को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले शुरू होगा माउथ से, उसके बाद नीचे, सबसे पहले नीचे, अंत में देखेंगे एनस तक। इसको पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे बहुत आसान भाषा में। देखिए जो डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया इसी ट्यूब के अंदर में होती है। जो भी पाचन हम खाना खाते हैं उसका पूर्ण रूप से पाचन इसी ट्यूब के अंदर होती है, इधर उधर से नहीं होती है। तो चलिए अब एक एक को समझते हैं बहुत आसान भाषा में। अब समझते हैं, सबसे पहले अब शुरू करेंगे माउथ से, मुख से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले माउथ, मुख से शुरू करते हैं। जो मुख होता है उसको हम बोलते हैं बकल कैविटी या ओरल कैविटी, हिंदी में मुख गुहा। देखिए कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। जो हम लोग का मुंह है या इसमें खाली जगह है, इसमें है दांत और क्या है जीभ। ये दोनों मतलब पाचन में मदद करवाता है। जैसे दांत हो गया, किसी भी चीज़ को खाते हैं मुंह में डालते हैं उसको चबाने का, और जो सलाइवा है उसे पलटने का, इधर उधर घुमाने का मदद करवाता है। तो देखिए जो ओरल कैविटी या बकल कैविटी था, इसमें होता है टीथ, जिसको दांत बोलते हैं, और दूसरा होता है टोंग, जिसको जीभ बोलते हैं। ये दोनों डाइजेशन में हेल्प करवाता है। उसके बाद देखिए इंजेक्शन, जैसे ही खाना थरिया में रखा हुआ है और जैसे ही थरिया में से उठाकर मुंह में डालें तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है इंजेक्शन। मतलब खाना मुंह में ले लिए, और जैसे जब खाना मुंह में लेंगे तो उसके बाद समझिए क्या होगा। मुंह में खाना ले लिए, उसके बाद च्युइंग मतलब चबाना शुरू कर देंगे। पहला मैकेनिकल डाइजेशन शुरू हो गया। खाना मुंह में ले लिए, दांत से चबाना शुरू कर दिए, बहुत भयंकर चबाएंगे, एकदम पीस उसका एकदम छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे। उसके बाद देखिए जब वह हो जाएगा, उसके बाद सलाइवा मिक्स, उसी खाना में जो हम चबा रहे थे उसी में सलाइवा मिक्स हो जाएगा। जो लार होता है वो उसी में मिक्स होने लगता है। उसके बाद समझिए, अब पूछेगा कौन सा एंजाइम आता है, तो लगाएगा सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम रिलीज होता है। उसके बाद सबसे नीचे समझिए क्या है, कार्बोहाइड्रेशन डाइजेशन स्टार्ट हियर। जो कार्बोहाइड्रेट होता है सबसे पहले पाचन इसका मुख से ही शुरू हो जाता है। जो मुख है इसी में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, यहीं से मुख से ही। तो चलिए अब समझते हैं कि फेरिंग्स, उसके बाद समझेंगे इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, ऐसे ही आगे की प्रक्रिया आगे है, आगे समझते जाएंगे।
तो अब समझते हैं फेरिंग्स, उसके बाद समझेंगे इसोफेगस। देखिए सबसे पहले समझ देते हैं कि फेरिंग्स क्या होता है। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी जो होता है यहाँ पर होता है, गले के पास यहाँ पर। देखिए यह क्या है, यह कॉमन पैसेज। यहाँ पर देखिए एयर, हवा भी जाता है और फूड भी जाता है इसी रास्ते से, दोनों मतलब कॉमन है। एयर भी और मतलब हवा के लिए भी और खाना के लिए भी दोनों कॉमन है, दोनों इसी रास्ते से जाता है। उसके बाद समझिए यहाँ पर नो डाइजेशन, यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता है, ये हो गया फेरिंग्स। यहाँ पर स्वालोइंग मतलब खाना निगलने में मदद करवाता है। लेकिन इसी के नीचे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के पास होता है एपिग्लोटिस। जो एपिग्लोटिस होता है वो ऐसे मतलब मान लीजिए ट्यूब हो गया, नली हो गया, तो लैरिंग्स के पास होता है एक नली हो गया ईयर वाला जिसको विंड पाइप बोलते हैं, और एक हो गया इसोफेगस फूड पाइप इसोफेगस समझ लीजिए ये वाला। यहाँ पर होता है एपिग्लोटिस, यहाँ पर इसको समझिए एपिग्लोटिस। इसका काम क्या होता है, ये देखता रहता है, अगर खाना है तो ये मतलब खुल जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा, और जैसे ही खाना जब आएगा इसके माध्यम से तो इस फूड वाले पाइप में चला जाएगा। और जब देखता रहेगा एयर है, हवा है, तो यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो हवा के लिए ए रास्ता है, हवा के लिए ए, खाना के लिए ए। जब भी देखिए कि आप लोग कभी कभी खाना खाते हैं, जब खाना घोटते हैं तो कुछ सेकंड के लिए आपका सांस रुक जाता है, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है, चलने लगता है, यह पूरी प्रक्रिया। उसके बाद समझिए ओसोफेगस, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली जो होता है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ मतलब पेट में अटैच होता है वहाँ तक होता है। इसी का ओसोफेगस का अलग नाम, एक और नाम है, उसी को बोलते हैं अदर नेम, फूड पाइप के नाम से जाना जाता है, यही है ओसोफेगस। अगर पूछेगा इसकी लंबाई कितनी है तो लगेगा 25 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है, नो डाइजेशन, कोई भी इसमें पाचन नहीं होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, इसको समझते हैं। देखिए जैसे हम खाना जब मुंह में खाते हैं तो ये जो ट्यूब होता है इसमें लचीलापन होता है, इलास्टिक वाला इसमें करेक्टर होता है। मतलब जब खाना ज़्यादा खा लेंगे तो ट्यूब क्या होगा, फैल जाएगा, और जैसे नीचे आएगा तो नीचे भी फैलेगा, जहाँ जहाँ खाना जाएगा वहाँ फैलेगा, और ऊपर से फिर नॉर्मल होता जाएगा। खाना ज़्यादा खा लिए, जैसे खाना घोटेंगे तो मान लीजिए खाना ज़्यादा हो गया, ट्यूब से अधिक हो गया, तो खाना ऐसे क्या हो जाता है, ट्यूब फैल जाएगा, खाना अंदर फिर जाएगा, फिर से वही खाना रहेगा, फिर से अंदर धीरे धीरे जाता रहेगा, ट्यूब फैलता रहता है। इसी को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, मतलब क्रमाकुंचन गति इसमें होता रहता है। जो खाना को हम खा लिए, दांत से चबा लिए और चबा लार और सब उसमें मिल गया, तो अब खाना वो नहीं रह गया, अब उसको बोला जाता है बोलस बोला जाएगा। देखिए वो फूड जो हो गया उसको बोलते हैं बोलस। ये हो गया। उसके बात समझिए गति कैसे होता है, वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट। वेव लाइक तरंग की तरह गति होगा, फैलेगा सिकुड़ेगा और खाना जाके एक जगह पेट में आराम से गिर जाएगा। उसके बाद समझिए फूड को आगे बढ़ाने में मदद करवाता है। जो खाना हो गया मुंह में खाए, इसी के रास्ते से इसोफेगस के माध्यम से पूरा मतलब पेट में जाता है। उसके बाद समझिए फूड को आगे बढ़ाने का मदद करता है। मिक्सिंग करना, मतलब खाना को एकदम अच्छी तरह से मिक्स उसका कर और भेज देता है कि अब जाओ पेट में जाओ, और पेट में जाता है। तो अब समझते हैं कि पूरी प्रक्रिया स्टमक में क्या होती है, उसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं स्टमक, जिसको हिंदी में पेट बोलते हैं, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले स्टमक, पेट, यह कैसे, इसकी संरचना स्ट्रक्चर कैसा है, तो जेब से बैग की तरह, मानिए कोई एक जे शेप, माने जे ऐसे होता है, ऐसी इसकी संरचना जे से बैग की तरह, ऐसे समझिए बैग की तरह। इसमें क्या होता है, फूड स्टोरेज, खाना इसमें स्टोर रहता है 3 से 4 घंटा, या कहीं 4 से 5 घंटा भी लिखा रहता है लगभग में, समझिए। उसके बाद समझिए यहाँ पर क्या होता है, चर्निंग का मतलब होता है जब, तो चर्निंग में क्या होता है, जो खाना चल गया तो पेट क्या करता है, उसे पूरा घुमा कर, जैसे मान लीजिए गेहूँ पिसाता है तो पूरा उसको दर्द देता है, सेम वैसे ही प्रक्रिया पेट में उसको मतलब ऊपर चारों तरफ से घुमा कर उसमें खाना को पचाने का मतलब काम करता है। मतलब उसे बहुत अच्छे तरह से खाना को मिला देता है, पेट बार बार घुमाने में हेल्प करवाता है। उसके बाद समझिए अगर पूछेगा तो जो पेट होता है उसके कितने टाइप होते हैं, तो देखिए पार्ट कितने होते हैं। एकदम ऊपर वाला भाग होता है पेट का, उसको बोलते हैं कार्डिया। बीच में जो होता है यहाँ पर उसको बोलते हैं फंडस, और बीच वाला भाग एकदम बीच वाला उसको बॉडी, सबसे नीचे वाला भाग के बोलते हैं पाइलोरी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब समझते हैं जो
ये पेट हो गया, इसमें एक लेयर पाया जाता है। पेट हो गया, इसमें एक लेयर पाया जाता है किनारे किनारे, उस लेयर का नाम है म्यूकोसा के नाम से जानते हैं। उसके बाद समझिए उसी लेयर के किनारे सटे होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको बोलते हैं हिंदी में जठर ग्रंथियाँ बोलते हैं। किनारे किनारे सटा रहता है और मान लीजिए जब ग्लैंड है तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ जूस निकलेगा, तो उसमें से कुछ जूस निकलते हैं, जूस को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, हिंदी में बोलते हैं जठर रस के नाम से जाना जाता है, इसी ग्लैंड से निकलते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सा गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसको समझते हैं। पहला होता है पेप्सिन एंजाइम, उसके बाद समझिए दूसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा समझिए रेनिन एंजाइम और चौथा होता है लाइपेज। तो चलिए अब समझते हैं ये जो पेप्सिन, HCl, रेनिन, लाइपेज, इन सब का क्या काम होता है और डाइजेशन में क्या मदद करवाता है उसको भी समझते हैं। तो अब समझते हैं पेट से, स्टमक से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसका काम क्या क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले निकलता है पेप्सिन एंजाइम। यह क्या करता है, जो प्रोटीन जैसे दाल वाल में खाते हैं प्रोटीन, तो उसको तोड़ने का काम करता है। मान लीजिए प्रोटीन खा लिए, कोई बड़ा हो गया, उसको छोटे में तोड़ने का काम करता है। तो प्रोटीन को क्या करेगा, किस में बदल देगा, पेप्सिन क्या करेगा, पेप्टाइड में बदल देगा। मतलब प्रोटीन जो बड़ा है साइज में बड़ा है, उसको छोटा साइज में कर देगा, साइज में उसको छोटा कर देगा, कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद समझिए HCl, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl बहुत लाभदायक होता है। देखिए निकलता कहाँ है, सबसे पहले गैस्ट्रिक एसिड है, गैस्ट्रिक एसिड है। गैस्ट्रिक वर्ड जहाँ भी आया तो आप समझ जाइएगा, गैस्ट्रिक का मतलब होता है पेट से लेन देन है। उसके बाद समझिए एसिडिक इन्वायरमेंट, अम्लीय वातावरण बनाता है। एसिडिक इन्वायरमेंट बनाने का काम यह है कि मान लीजिए खाना जब 3 से 4 या 4 से 5 घंटा पेट में रहता है तो वो ख़राब ना हो, इसलिए वहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट बना देता है, खाना ख़राब ना हो। और उसे खाना को पलटते रहता है, कोई खाना पलटते रहता है, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उसी में खूब उसे घुमा देता है, इतना घुमा देता है कि वो अर्धपचित भोजन हो जाता है। उसके बाद समझिए किल हार्मफुल बैक्टीरिया, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको क्या करता है, मार देता है। जैसे गाँव में देखिएगा लोग क्या करते हैं, बिना हाथ धोए कुछ भी खाना वाना खा लेते हैं। जैसे मजदूर को देखिएगा क्या करता है, मजदूर मान लीजिए खेत में कोई काम कर रहा है, या फिर मान लीजिए सीमेंट, मान लीजिए जैसे गारा वारा लेकर जाता है, पहुँचाता है, ईटा उटा हाथ में लगा होता है कुछ भी, तो धोता नहीं है, सुरती वैसे ही बनाकर क्या करता है, मुँह में खा लेता है। और जब खाने के बाद वह पूरा मतलब मान लीजिए बैक्टीरिया बहुत से अंदर चले गए जो हार्मफुल हैं, शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो इसको क्या करता है, HCl उसे मारकर ख़त्म कर देता है, मुआ देता है। उसके बाद समझिए एक्टिवेट अदर एंजाइम, और जो एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट कर देता है कि अब तुम सब अच्छे से काम करो। उसके बाद समझिए रेनिन एंजाइम, इसका काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन का यह पाचन करने में मदद करवाता है। अगर पूछेगा दूध का रंग उज्जर किसके कारण होता है, तो लगाएगा केसिन के कारण दूध का वाइट रंग होता है। उसके बाद समझिए दूध का पीला रंग किसके वजह से होता है, तो लगाएगा बीटा कैरोटीन, तो लगाएगा बीटा कैरोटीन येलो रंग देता है। दूध का पीला रंग बीटा कैरोटीन और सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। अब तीसरा समझिए लाइपेज एंजाइम, यह क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट, जो वसा आता है इसका पाचन करवाता है। अब उसके बाद क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्ट फूड, अब जो खाना जो हमारे पेट में चला गया ये सब एंजाइम निकल जाता है चारों तरफ से और खाना खूब चारों तरफ से घुमा देता है। जो भी खाना गया उसमें पूरी अच्छे से उसे मिक्स कर देता है, जितने भी एंजाइम हुआ, जो भी चीज़ आया उसको अच्छे से एकदम मिला देता है, तो खाना हो जाता है अर्धपाचित, मतलब आधा पच गया है पेट में ही, तो उसी को बोलते हैं पार्शियली डाइजेस्ट फूड। अब वो खाना नहीं रह गया, मुंह में डाले लड्डू की तरह संरचना बन गया, उसको घोटे तो उसको बोलस बोले, उस खाना को बोलस बोले। पेट में चला गया, उसे घुमा दिया पूरे अच्छे तरह, मह दिया, मरने पर उसमें सब चीज़ मिला दिया, वह हो गया। अब खाना उसको बोलस नहीं बोलेंगे, अब उसको काइम बोलेंगे। तो देखिए क्या हो गया, अब काइम हो गया। अब आगे समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में कैसी प्रक्रिया होता है उसको समझते हैं। तो अब समझेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत। देखिए सबसे पहले समझते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। देखिए क्या होता है, यह लॉन्ग क्वाइट ट्यूब है, मतलब लंबा, एक बहुत क्वाइल मतलब घुमादार एकदम घुमा हुआ, लगातार घुमा रहता है। ट्यूब का मतलब होता है नली, एक बहुत ही लंबा घुमादार एक बहुत ही लंबा घुमादार नली है, ट्यूब है, सबसे लंबी होती है। उसके बाद समझिए इसकी लंबाई
6 से 7.5 मीटर तक शरीर में सबसे लंबी नली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर पूछेगा लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो पूरे शरीर के एलिमेंट्री कैनाल होता है सबसे लंबी नली यही होती है, लगभग 5 से 6 मीटर तक। बहुत ही लंबी ट्यूब, घुमावदार, एकदम ट्यूब की तरह संरचना होता है और घुमावदार होता है। जो मोटर वाला पाइप होता है उसे समझ लीजिए, एकदम घुमावदार होता है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन, पूर्ण रूप से पाचन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद समझिए कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कुछ अवशोषण हो जाता है, पूरा नहीं हुआ रहता है, कुछ अभी हुआ रहता है। उसके बाद समझिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है विली, जिसको विलाई के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट सबसेट एरिया को बढ़ा देता है। इसका काम क्या होता है, ये हो गया इंटेस्टाइन। इसमें इंटेस्टाइन में ऐसे बाल की तरह संरचना पाया जाता है, इसी को बोलते हैं विलाई। यह क्या करता है, इसी के अंदर मान लीजिए ब्लड जब जाता है तो इसी में क्या करता है, सोख लेता है, ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है, ब्लड को सोखने का काम करता है, ब्लड को सोखने का काम करता है। अब चलिए समझते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार का होता है उसको समझते हैं। देखिए ऊपर वाला भाग होता है जिसको बोलते हैं डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर के भाग के बोलते हैं डुओडेनम, बीच वाले भाग को बोलते हैं जेजुनम और सबसे नीचे वाले भाग को बोलते हैं इलियम। इसका 3 टाइप होता है, इसका 3 टाइप होता है। देखिए डाइजेशन यहाँ कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। लिवर से आ जाता है बाइल, पित्त रस आ जाता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आ जाता है, लार आ जाता है, उसके बाद लिवर से आ जाता है पित्त रस, उसके बाद समझिए पेनक्रिया से आ जाता है पेनक्रियाटिक जूस, उसके बाद समझिए इंटेस्टाइनल जूस भी आ जाता है, गैस्ट्रिक जूस भी आ जाता है। पूरी जितने भी ग्लैंड होते हैं पूरी अपने जो एंजाइम होता है पूरी सब चारों तरफ से निकाल देता है और निकाल कर पूरी तरह उसको दे देता है। और मान लीजिए जब पेट में जाता है, पेट एकदम अच्छे से घुमा कर मिला देता है और पेट के बाद जैसे उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है खाना, तो उसको क्या करता है, उसमें होते हैं इंटेस्टाइनल जूस, सब अच्छे से एकदम मिल जाते हैं, पूरी पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाते हैं, एकदम अच्छे से यहाँ पर उसकी पाचन हो जाता है, कुछ भी सामान बचता नहीं है। अब चलिए समझते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको समझते हैं। तो अब समझते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन समझ लिए, अब समझते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए हेडिंग क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है। यह देखिए क्या है, थिक ट्यूब है, मोटी एक नली की तरह है। आसान भाषा में समझिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन था ये मोटर वाला पाइप था और जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये मशीन वाला पाइप है, ये मशीन वाला पाइप है। आसान भाषा में समझिए। उसके बाद समझिए क्या होता है, थिक मोटा होता है और मतलब इसकी लंबाई कम होती है। उसके बाद समझिए वाटर एंड ड्रग्स एब्जॉर्प्शन। मान लीजिए कोई भी जब हम दवा खाते हैं या जब पानी पीते हैं तो पानी और दवा का अभी एब्जॉर्प्शन, अवशोषण नहीं हुआ रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण रूप से पाचन हो गया रहता है। बस कुछ वाटर और कुछ ड्रग्स बच जाते हैं, उनका अवशोषण होता है, किसमें होता है, लिक्विड वाला चीज़ बच जाता है, उसका अवशोषण होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद समझिए फेसेस फॉर्मेशन, जिसको हिंदी में मल बोलते हैं, टट्टी बोलते हैं, उसका बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। क्योंकि सब कुछ हम जितना खाते हैं सब तो पाचन नहीं हो जाता है, कुछ तो बच ही जाता है, उसी का फार्मेशन, फेसेस फार्मेशन, जिसको मल बोलते हैं, टट्टी बोलते हैं, उसका फार्मेशन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद समझिए इसमें क्या होता है, गट बैक्टीरिया और विटामिन बी और के इसमें मौजूद रहते हैं। गट बैक्टीरिया का मतलब समझिए, वैसे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में होते हैं लेकिन हमारे शरीर को लाभ पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उस बैक्टीरिया को बोला जाता है गट बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद समझिए जो रेक्टम होता है उसमें फेसेस स्टोर रहता है, जो लैट्रिन होता है, जो मल होता है उसमें स्टोर रहता है, और जो एनस होता है वहाँ पर इजेशन की मतलब समझिए बिहाने लोटा लेकर जाते हैं और खाली कर चले जाते हैं, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं इजेशन। जैसे इसका एक बार फिगर बनाकर समझ लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। देखिए ये सबसे नीचे वाला भाग हो गया अपेंडिक्स, इसको अवशेषी अंग है, इसका इस समय के अवशेषी अंग है, पोच की तरह संरचना होता है इसका। अब इस समय में कोई
कोई यूज नहीं है। उसके बाद समझिए जब ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलम, असेंडिंग कॉलम के नाम से जाना जाता है। उसी के नीचे जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन आकर यहाँ पर टच रहता है उस स्थान को बोला जाता है सीकम के नाम से जाना जाता है। सीकम यहाँ पर जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच रहता है उसको सीकम, उसके नीचे होता है अपेंडिक्स। अब जैसे ऊपर जाएंगे तो पूरी उस प्रक्रिया को बोला जाएगा असेंडिंग कॉलोन। अब उसके बाद ऊपर चले गए, उसके बाद ऐसे जाएंगे हॉरिजॉन्टल तो उसको बोलता है ट्रांसवर्स कॉलोन, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन। उसके बाद जब नीचे ऐसे आएंगे तो डिसेंडिंग कॉलोन, ऐसे ऊपर का असेंडिंग, नीचे आए डिसेंडिंग कॉलोन। और जैसे ऐसे आगे जाता है और पीछे मुड़ जाता है उसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलोन के नाम से जाना जाता है। देखिए रेक्टम वो स्थान है जहाँ फेसेज मल स्टोर रहता है, मतलब एक जगह पूरा जो ठोस पदार्थ हो गया उसका शरीर पाचन नहीं कर पाया, वो एक जगह जाकर स्टोर रहता है, उसी को बोलते हैं रेक्टम, उस स्थान को बोलते हैं रेक्टम। और जिस नली के माध्यम से निकल जाता है उसको बोलते हैं एनस, एनस के माध्यम से वो नीचे निकल जाता है। बियाने लोटा लेकर जाते हैं और लोग निकाल कर चले जाते हैं। तो अब समझते हैं कुछ डिसऑर्डर होता है उसको समझते हैं कि क्या क्या देखने के लिए डिसऑर्डर मिलता है उसको समझते हैं। अब समझते हैं 2 वर्ड होता है उसको समझ लेते हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है एसिमिलेशन। इसको समझते हैं यह क्या कहता है। देखिए जब कोई भी हम खाना जब खा लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन होता है, उसको अवशोषण करने का काम करता है। तो डाइजेस्ट फूड जो हो गया वो चला जाता है मेनली ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाता कहाँ से, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से खून में चला जाता है। और खून में जब चला जाता है तो उसके आगे प्रक्रिया होती है, उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है जो ब्लड जो खाना खाए उसका जो रस बन गया वो चला गया ब्लड में, और ब्लड में जाने के बाद हर जगह हर सेल के पास हर कोशिका के पास जाता है। और जैसे ही हर कोशिका के पास जाता है तो उससे क्या मिलता है, हम लोगों को एनर्जी मिलता है, या पौधा है तो उसको ग्रोथ करने की ताकत मिलती है। अब चलिए समझते हैं कुछ डिसऑर्डर होता है, कुछ बीमारियां होती है, कॉमन बीमारियां होती है उसको समझ लेते हैं। देखिए पहला होता है डायरिया। डायरिया में क्या होता है, मुंह पेट पूरा चलने लगता है, मुंह से आदमी उल्टी करने लगता है और पेट से पूरा मतलब पतला पतला लेटरिंग होने लगता है। और दूसरा समझिए कॉन्स्टिपेशन, इसमें क्या होता है कब्ज बन जाता है, कब्ज का नाम सुने होंगे अब भी लोग। और तीसरा होता है एसिडिटी, पेट में गैस की समस्या। और चौथा हो जाएगा अल्सर, पेट में छाला पड़ जाता है। और पांचवा होता है अपेंडिसाइटिस, जो लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे हम देखें अपेंडिक्स होता है उसी में स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग होता है तो बहुत भयंकर दर्द होने लगता है, और दर्द होने लगता है उसे ऑपरेशन के माध्यम से काट कर निकाल दिया जाता है। उसी को जब स्वेलिंग हो जाता है उसी को बोला जाता है अपेंडिसाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो ये था पूरा पाचन तंत्र। अगर आप लोगों को समझ में आया पूरी अच्छे तरह से तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।